Hi, welcome to our channel of IGNOU Audiobooks, Indira Gandhi National Open University, School of Agriculture, SOA, Others Programs, डेयरी फार्मिंग में जागरूकता कार्यक्रम, APDF, NE X001 डेयरी फार्मिंग जागरूकता कार्यक्रम, खंड 2 पशु प्रजनन, इकाई 2-1। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। विश्व की कुल पशु संख्या में से 15% मवेशी व बकरियां तथा 51% भैंसों की संख्या भारतवर्ष में है। इसमें से 80% मवेशी छोटे कद, कम भार वाले तथा देशी पशुओं की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष 20% विशुद्ध नस्ल के पशु हैं, जिनका लंबे समय तक चयन और प्रजनन कर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्थापित किया गया है। भारत में दुग्ध उत्पादन मुख्यतः भैंसों, गायों और बकरियों से प्राप्त होता है। प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य पशु प्रजनन की 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। उत्तम आनुवांशिक क्षमता वाले पशुओं का आगे की संतति उत्पादन करने के लिए की जाने वाली चयन वरण प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। पशुओं में सुधार मुख्यतः चयन और प्रजनन द्वारा ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में अधिक दूध उत्पादन करने वाले पशु व उनके वीर्य का आयात कर वर्णसंकर पशुओं को तैयार किया जा रहा है, जिससे पशु प्रजनन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। 2. उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। इस इकाई का उद्देश्य पशुपालकों को निम्नलिखित विषयों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है: डेयरी पशुओं, गाय, भैंस व बकरी आदि की जानकारी एवं उनके वर्ण के आधार, गायों, भैंसों, बकरियों की मुख्य नस्लें व वर्णसंकर पशुओं की जानकारी, डेयरी पशु प्रजनन की विभिन्न प्रणालियां, संतति परीक्षण जिसके द्वारा संतान की उत्पादन क्षमता के आधार पर शीघ्र नर का प्रजनन के लिए चयन किया जा सके। दुधारू पशुओं के ऐसे गुणों का मूल्यांकन जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो। 3. पशु प्रजनन एनिमल ब्रीडिंग। 3.1 डेयरी पशु। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गांवों में रहती है तथा इनका मुख्य व्यवसाय खेती व पशुपालन है। कृषि जोत सीमित है तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि का बार बार बंटवारा होकर जोत का आकार छोटा होता रहा। प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि का आकार काफी कम हो गया है। इन परिस्थितियों में डेयरी उद्योग ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसके माध्यम से उन्नति की अच्छी संभावना है। भारतीय डेयरी पशुओं में मुख्य रूप से गाय, भैंस व बकरी हैं तथा देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अधिकांश भाग इन्हीं से प्राप्त होता है। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में दूध भेड़, याक, मिथुन, ऊंट आदि से भी प्राप्त होता है। देश का कुल दुग्ध उत्पादन वर्ष 1951 में 1,70,000 क्विंटल था, जो अब बढ़कर 87,000 क्विंटल से अधिक हो गया है। यह विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का 13.5% है तथा भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आज दूध देश का एक अग्रणी उत्पाद है तथा देश के सकल उत्पाद का 9% भाग दूध से आता है। यह दुग्ध उत्पादन देश में पशुओं की एक बड़ी संख्या व विभिन्न उन्नतिशील नस्लों के कारण संभव हुआ है। वर्ष 1992 की पशु गणना के अनुसार देश में 20.4 करोड़ गायें, 8.4 करोड़ भैंसें व 11.0 करोड़ बकरियां हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 45% भाग गायों, 51% भैंसों से व 4% बकरियों व अन्य प्रजातियों के पशुओं जैसे याक, मिथुन, ऊंट, भेड़ आदि से होता है। भैंसों में मुर्रा नस्ल का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। इसके बाद नीली रावी, मेहसाना, सूरती आदि का स्थान आता है। गायों में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से साहीवाल, रेड, सिंधी, गिर, थारपारकर नस्लें उत्तम है। भारत में कुल गायों के करीब 10% पशु संकर नस्ल वर्ण संकर के हैं। गायों के कुल उत्पादन में इनकी भागीदारी 22% है। भारत के दुग्ध उत्पादन में संकर प्रजनन का बहुत बड़ा योगदान है।
बकरियों में दुग्ध की दृष्टि से वीटल, बर्बरी, जमुनापारी, सूरती आदि उपयोगी नस्लें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा दुग्ध उत्पादन करती हैं। देश में पशुओं की बड़ी संख्या होने के कारण अच्छे पशुओं का चुनाव संतान उत्पत्ति के लिए करना अत्यंत आवश्यक है। 3 जनवरी 2001 डेयरी पशुओं का चयन। पशुओं का चयन वर्ण पशुपालक के लिए उनकी उन्नति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। वर्ण का तात्पर्य ऐच्छिक गुणों वाले पशु छांटकर उन्हें संतान उत्पन्न करने का अवसर प्रदान करना तथा अनैच्छिक गुणों वाले पशुओं को प्रजनन से वंचित करना है। उत्तम श्रेणी की संतति या संतानें उत्पन्न करने के लिए उत्कृष्ट या अच्छे पशुओं को छांटना वर्ण कहलाता है। इसके विपरीत निकृष्ट पशुओं को निकालना निष्कासन कहलाता है। पशुओं के वर्ण का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। वैयक्तिक वर्ण वंशावली 1, परिवार वर्ण 2, परिवार से वर्ण 3, सहोदर वर्ण संतति परीक्षण 3.1.1.1 वैयक्तिक वर्ण यदि उपलब्ध हो तो इस विधि में उस पशु की उत्पादन क्षमता का अभिलेख देख लिया जाता है। इससे साथ साथ पशुओं के शारीरिक व वृद्धि दर सहित जो भी अन्य गुण दिखाई दे रहे हो उनको शामिल कर वर्ण या चयन का निर्णय लिया जाता है। किसी गुण का वंशाक्तित्व अधिक होने पर पशु की वैयक्तिक उत्पादन क्षमता के आधार पर वर्ण करने से आनुवंशिक प्रगति दर सबसे अधिक होती है। मध्यम से अधिक वंशाक्तित्व मान वाले गुणों के लिए यह आधार प्रयोग किया जाता है। लाभ यह वर्ण की सबसे सरल विधि है। यदि अधिक वंशाक्तित्व वाले लक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो आनुवंशिक दर बहुत तीव्र होती है। सभी पशु एक ही समूह के रहते हैं। वातावरण का असर कम रहता है। हानियां 1, पशुओं में उत्पादन परिपक्वता या वयस्कता के बाद ही शुरू होता है। ऐसे विशेषकों लक्षणों के लिए वयस्कता से पहले वर्ण नहीं किया जा सकता है। 2 कभी कभी पशु के प्ररूप पर अधिक बल दिया जाता है जिसका उत्पादन क्षमता से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। 3.1.1.2 वंशावली वर्ण यदि किसी पशु के वैयक्तिक उत्पादन क्षमता के अभिलेख उपलब्ध न हो या सूचना अपर्याप्त हो तो इसका वर्ण उसके पूर्वजों माता पिता दादा दादी नाना नानी आदि की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। वंशावली वर्ण का यह सिद्धांत है कि पशु में उपस्थित गुणों का आधा आधा भाग माता व पिता से आता है। इसके अतिरिक्त उनके सहसंबंधियों में कई गुण एक जैसे होते हैं। सहसंबंधियों व पूर्वजों की उत्पादन क्षमता से पशु की उत्पादन क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। लाभ 1, जब पशुओं के वैयक्तिक अभिलेख उपलब्ध न हो तो इस विधि के आधार पर वर्ण संभव हो जाता है। 2, इसके द्वारा कम आयु में या परिपक्वता से पहले भी वर्ण किया जा सकता है। हानि 1, गुणों में सुधार की प्रगति अन्य विधियों की अपेक्षा कम होती है। वंशावली वर्ण 3 प्रकार का होता है। परिवार वर्ण है। इस विधि में पूरे परिवार को एक इकाई माना जाता है। प्रत्येक परिवार की उत्पादन क्षमता का औसत लिया जाता है। औसत के आधार पर पूरे परिवार की एक इकाई के रूप में वर्ण या छंटनी कर दी जाती है। इसमें परिवार के एक सदस्य को महत्व नहीं दिया जाता है। परिवार में सहोदर अर्ध सहोदर माता पिता इत्यादि सभी को बराबर महत्व दिया जाता है। परिवार से वर्ण पूरे परिवार के पशुओं के औसत जैसे दुग्ध उत्पादन का औसत से प्रत्येक पशु की उत्पादन क्षमता की तुलना की जाती है। श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता वाले पशुओं का वर्ण कर लिया जाता है। सहोदर वर्ण सहोदर का अर्थ है संबंधी अर्थात माता पिता भाई बहन दादा दादी नाना नानी आदि। कुछ विशेषक लक्षण ऐसे होते हैं जो वर्ण करने वाले पशुओं द्वारा अभिव्यक्त नहीं किए जाते या मरणोपरांत अभिव्यक्त किए जाते हैं, जैसे लोथ भार, मांस का स्वाद, मांस में चर्बी की मात्रा इत्यादि।
इनका वर्ण पशु के सहोदरों की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। 3.1.1.3 संतति परीक्षण सारों के चुनाव की एक मुख्य विधि है। इस विधि में सारों का चुनाव उससे उत्पन्न संतानों की उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। एक अच्छे साड़ के चुनाव के लिए यह एक सबसे कारगर विधि है। इसमें समय अधिक लगता है व धन की भी काफी अधिक आवश्यकता पड़ती है। संतति परीक्षण विधि का विस्तृत उल्लेख इस इकाई के भाग 3.3 में किया गया है। 3.2 डेयरी पशुओं की प्रमुख नस्लें। पशुओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति, शरीर बनावट तथा शरीर की आकारिकी समान हो, नस्ल कहलाता है। हमारे देश में दुग्ध का औद्योगिकरण होने के कारण अधिकांश पशुपालक उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं के क्रय को वरीयता देते हैं। आंध्र देश की गायों, भैंसों व बकरियों की प्रमुख विशुद्ध नस्लों की जानकारी होना एक पशुपालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन पशुओं की प्रमुख नस्लों का वर्णन निम्न प्रकार है। 3 फरवरी 2001 डेयरी गायों की नस्लें। विश्व की कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या में सापेक्ष लगभग 15% पशु मात्र भारत में ही है, जो कि किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। भारत में गायों की 26 मान्यता प्राप्त विशुद्ध नस्लें हैं। मान्यता प्राप्त नस्लों के अतिरिक्त करीब 80% गायों की संख्या मान्यता प्राप्त श्रेणी में नहीं आती है, अर्थात इनमें किसी नस्ल विशेष के लक्षण नहीं होते हैं। भारत की अधिकांश नस्लें कम दूध देने वाली है तथा इनको खेती के कार्यों हेतु बैल पैदा करने के लिए रखा जाता है। सामान्यतः भारत में पाई जाने वाली गायों को उनकी उपयोगिता के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अ दुधारू नस्लें साहीवाल, लाल सिंधी, गिर, थारपारकर। ब द्विकाजीय नस्लें निमाड़ी, डांगी, हरियाणा, मेवाती, कोशी, राठी, अंगोल, कॉकरेज व देवनी। स भारवाहक नस्लें नागौरी, वाचूर, केनकथा, मालवी, खेरीगढ़, हल्लीकर, अमृतमहल, खिल्लारी, बरगर, कंगायम, पंवार, सीरी, गाम्बलाम व कृष्णा घाटी। द विदेशी नस्लें होल्सटीन फ्रिजियन, ब्राउन स्विस जर्सी। गायों से अच्छा दुग्ध उत्पादन दुधारू नस्लों व द्विकाजीय नस्लों से होता है। इन्हीं दो वर्गों की गायों का वर्णन इस भाग में किया जा रहा है। दुधारू नस्लें 3.2.1.1 साहीवाल, मूल स्थान मांटगुमरी, पाकिस्तान तथा पंजाब, भारत। भारत में इस नस्ल के पशु पंजाब के फिरोजपुर जिले व राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। लक्षण: यह भारत की सर्वोच्च दूध देने वाली नस्ल है। इसकी आंखें छोटी, चमड़ी ढीली, भारी भरकम शरीर, बड़ा कुकुद हम्प, मध्यम आकार के कान, लंबा गलकंबल, मुतान ढीला, अयन बड़ा तथा झुर्रीदार, सींग छोटे, माथा चौड़ा, भूमि तक लटकती हुई पूंछ तथा स्वभाव अत्यंत सीधा व सरल होता है। सामान्यतः इनका रंग लाल बादामी लिए हुए होता है। इसमें सफेद धब्बे भी देखे जाते हैं। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 6 से 10 किलोग्राम दैनिक तथा 1500 से 2500 किलोग्राम प्रति व्यात होती है। 3.2.1.2 लाल सिंधी, मूल स्थान इस नस्ल के पशु पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में कोहिस्तान, कराची व हैदराबाद में पाए जाते हैं। भारत में इस नस्ल के पशु पंजाब व कई बड़े बड़े डेयरी फार्मों में रखे गए हैं। लक्षण: इस नस्ल के पशुओं का रंग गहरा लाल तथा हल्के पीले से लेकर कत्थई सा होता है। पशुओं का आकार मध्यम, सममित और ठोस होता है। गाय अत्यंत सीधी होती है। सिर औसत आकार का तथा सुविकसित होता है। सींग मोटे व औसत आकार के होते हैं, जिनकी नोक गुट्ठल होती हैं व मुतान पूर्ण विकसित तथा कान नीचे झुके हुए होते हैं। गायों में अयन का आकार काफी बड़ा होता है। गर्दन छोटी व मोटी होती है तथा गलकंबल बड़ा पतला व मुलायम होता है। गायों से 300 दिन में व्यात का औसतन दुग्ध उत्पादन 1800 किलोग्राम प्राप्त होता है।
बैल छोटे होने पर भी भारवाहन व कृषि कार्यों में काफी अच्छे माने जाते हैं। 3.2.1.3 गिर मूल स्थान इस नस्ल के पशु गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। लक्षण यह भारत की सबसे पुरानी नस्ल मानी जाती है। शरीर सुव्यवस्थित व गठीला होता है। ललाट सीधा व उभरा होता है। कान लंबे ऐंठेन हुए सींग टेढ़े होते हैं जो सिर पर पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इनका रंग सफेद जिस पर चारों तरफ गहरे लाल या कत्थई रंग के धब्बे होते हैं। गलकंबल बड़ा होता है। ब्राजील, यूएस व अन्य देशों से इस नस्ल के जानवरों को गर्मी सहन करने व दुग्ध उत्पादन की क्षमता का दोहन करने के लिए आयातित किया जाता है। डेयरी फार्मों पर 1675 किलोग्राम तक दूध उत्पादन दर्ज किया गया है। इनमें अधिकतम दुग्ध उत्पादन क्षमता 3175 किलोग्राम तक पाई गई है। गिर नस्ल के बैल बलिष्ठ परंतु सुस्त व आलसी होते हैं। 3.2.1.4 थारपारकर मूल स्थान इस नस्ल का मूल स्थान थारपारकर जिला जो दक्षिणी पूर्वी सिंध पाकिस्तान का शुष्क अर्धरेगिस्तानी क्षेत्र है। अमरकोट, नौकोट, धोरी, नारों तथा चौर के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस जाति की शुद्ध नस्ल पाए जाते हैं। भारत में यह राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर व श्री गंगानगर जिलों से लेकर गुजरात के कच्छ तक पाए जाते हैं। कान लंबे व झुके हुए, सींग मध्यम यह भारत की सबसे भारी जातियों। लक्षण इस नस्ल के पशु सफेद व धूसर सफेद रंग के होते हैं। पशु मजबूत व कम आहार पर निर्वाह करने वाले होते हैं। शरीर सुगठित व मजबूत होता है। इनके पैर सीधे व मजबूत होते हैं। पशुओं का कद मझौला, मुंह लंबा व माथा उभरा होता है। से छोटे तथा कुकुद हम्प व मुतान मध्यम आकार के होते हैं। में से एक है जिनकी छाती चौड़ी होती है। गायों का अयन बड़ा सुविकसित जो आगे पीछे पूरी तरह फैला होता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में इन गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 305 दिन के व्यात में 1750 किलोग्राम तथा अधिकतम 4375 किलोग्राम प्रति व्यात दर्ज किया गया है। द्विकाजीय नस्लें 3.2.1.5 निमाड़ी मूल स्थान इस नस्ल का मूल स्थान नर्मदा नदी का निमाड़ क्षेत्र है। इस नस्ल के पशु मध्य प्रदेश के खरगोन व इंदौर क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। लक्षण इन पशुओं का रंग लाल होता है तथा इस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। यह पशु गठीले व मध्यम आकार व सुडौल तथा ललाट कुछ उभरा होता है। कान मध्यम आकार के व ऊपर की ओर उठेन होते हैं। गलकंबल लंबा व पतला होता है। कुकुद हम्प पूर्ण विकसित होता है। नर में मुतान काफी लंबा होता है। निमाड़ी बैल अच्छे भारवाही पशु होते हैं। गायों में अयन मध्यम आकार का व काफी फैला होता है। गायें कम दूध देती है। इनका औसतन दुग्ध उत्पादन 300 से 500 किलोग्राम प्रति व्यात होता है। 3.2.1.6 डांगी मूल स्थान इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात का डांग क्षेत्र है। इसी के नाम पर इस नस्ल का नाम डांगी रखा गया है। इस नस्ल के पशु महाराष्ट्र के अहमदनगर व नासिक जिलों में भी पाए जाते हैं। लक्षण इस नस्ल के पशुओं की कांठी नीची, सुगठित व त्वचा ढीली होती है। इनका रंग काला कबरा अर्थात काली व सफेद चित्तियों वाला होता है। सिर प्रायः छोटा व ललाट उभरा होता है। सींग छोटे व मोटे होते हैं। नर पशुओं का कुकुद काफी विकसित होता है। गलकंबल मोटा व सलबटोनदार होता है। इस नस्ल के बैल सभी प्रकार के कृषि कार्य व भारवाहन के लिए श्रेष्ठ होते हैं। गायें कम दूध देती है व औसतन दुग्ध उत्पादन 500 किलोग्राम प्रति व्यात पाया गया है। 3.2.1.7 हरियाणा
मूल स्थान। इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल तथा गुड़गांव जिले माने जाते हैं। यह पशु दिल्ली के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भागों में भी पाए जाते हैं। लक्षण। हरियाणा भारत की महत्वपूर्ण नस्लों में से एक है। इनका मुंह सकरा, माथा चपटा, सींग व कान छोटे, कद मझौला, गल कंबल व कुकुद मध्यम आकार का तथा मुतान खिंचा हुआ होता है। इस नस्ल के बैल कार्य की दृष्टि विशेष रूप से तेजी से हल चलाने व सड़क परिवहन के लिए अच्छे होते हैं। गायों का अयन सुविकसित होता है व अच्छा दुग्ध उत्पादन देती है। इस नस्ल की गायें एक दुग्ध स्रवण काल में औसतन 730 किलोग्राम दूध देती है। 3.2.1.8 मेवाती। मूल स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का कांशी स्थान इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। इसके अलावा इस नस्ल के पशु राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों में भी पाए जाते हैं। लक्षण। यह हरियाणा से मिलती जुलती नस्ल है। इसके पशु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनमें गिर नस्ल का मिश्रण भी पाया जाता है। इनका रंग सफेद परंतु सिर, गला व कंधा कुछ भूरे रंग का होता है। माथा उभरा व सींगों की नोक पीछे झुकी हुई होती है। मुतान लटकने वाला, कुकुट तथा गलकंबल काफी बड़ा होता है। हरियाणा की अपेक्षा यह पशु ढीले शरीर वाले होते हैं, परंतु सिर ऊंचा होता है। इस नस्ल के बैल शक्तिशाली होते हैं, जो भारी हल चलाने व भारवाहन के लिए अच्छे रहते हैं। मेवाती नस्ल की गायें 3.5 से 45 किलोग्राम प्रतिदिन व प्रति ब्यात 700 से 800 किग्रा दूध देती है। 3.2.1.9 मूल स्थान। यह पशु अलवर राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। लक्षण। इनका शरीर हरियाणा पशुओं से मिलता जुलता होता है। आकार में अपेक्षाकृत कुछ छोटे होते हैं। इसके पुट्ठे मजबूत व पूंछ ऊंची होती है। यह वातावरण के प्रति सहनशील तथा कम चारे पर गुजारा करने वाले होते हैं। इनका रंग सफेद तथा भूरा होता है। नरों की गर्दन व कंधे गहरे रंग के होते हैं। कुछ पशु लाल तथा सफेद चित्तीदार भी होते हैं। राठी नस्ल के बैल शक्तिशाली तथा हल्के काम के लिए उत्तम होते हैं। भारी काम के लिए ये अनुपयुक्त होते हैं। गायों में अयन पूर्ण विकसित होता है व अच्छा दुग्ध उत्पादन करती है। इनका औसतन दुग्ध उत्पादन 1000 किलोग्राम प्रति व्यात पाया जाता है। 3.2.1.10 अंगोल। मूल स्थान। इस नस्ल का मूल स्थान आंध्र प्रदेश का अंगोल क्षेत्र है। लक्षण। अंगोल विशालकाय भारी पशु है। इनका शरीर लंबा, गर्दन छोटी तथा टांगे सुदृढ़ होती है। इस नस्ल के पशु प्रायः सफेद रंग के होते हैं। ललाट आंखों के बीच चौड़ा व हल्का उभरा होता है। सींग छोटे होते हैं व पहले बाहर की ओर तथा फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं। गलकंबल मांसल होता है। अंगोल भारत की सर्वोत्तम नस्लों में से एक है। बैल शक्तिशाली तथा भारी हल चलाने व बैलगाड़ी खींचने के कार्य के लिए उत्तम होते हैं। गायों में अयन सुविकसित व काफी आगे तक फैला होता है। गायें 4 से 6 किलोग्राम प्रतिदिन दूध देती है। इस नस्ल के पशु अमेरिका तथा यूरोप के देशों में नस्ल सुधारने के प्रयोजन से भेजे गए हैं। 3.2.1.11 कांकरेज। मूल स्थान। इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। पशु कच्छ से जुड़े राजस्थान के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। लक्षण। भारत की सबसे भारी नस्ल के रूप में प्रसिद्ध कांकरेज सर्वोत्तम गायों की जातियों में से एक है। इस नस्ल के पशु बड़े शक्तिशाली व फुर्तीले होते हैं। इनका आकार बड़ा, ललाट चौड़ा तथा मध्य में थोड़ा सा दबा हुआ होता है। इनके सींग मजबूत, मोटे, बड़े तथा ऊपर की ओर दूर दूर फैले रहते हैं। सींगों पर कुछ दूरी तक खाल चढ़ी रहती है। पशुओं की छाती चौड़ी, पीठ सीधी,
कुकुद विकसित, मुतान लटकने वाला तथा टखनों की नीचे तक लटकती हुई काले धब्बे युक्त पूंछ होती है। इन पशुओं की त्वचा मोटी तथा पोल की जगह गड्ढा होता है। इन पशुओं का रंग चमकीला सुरमई या काला होता है। गायों में अयन बड़ा व विकसित होता है। गायें अच्छा दूध उत्पादन करती है व प्रति व्यात करीब 1700 किलोग्राम दूध देती है। बैल शक्तिशाली, हल तथा भारवाहन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। 3.2.1.12 देवनी मूल स्थान इस नस्ल के पशु महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र तथा इससे निकटवर्ती कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लक्षण यह कहा जाता है कि देवनी नस्ल गिर, डांगी व स्थानीय गायों को मिलाकर तैयार हुई है। इनका रंग सफेद व काला मिला धब्बेदार होता है। ललाट ऊपर उठा हुआ होता है। सींग औसत आकार के व पीछे मुड़े होते हैं। कुकुद पूर्ण विकसित होता है। यह उपयोगी जाति औसत आकार की होती है। बैल कृषि कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। गायें अच्छा व प्रति व्यात करीब 1100 किलोग्राम दूध देती है। भार वाहक नस्लें इन नस्लों की गायें बहुत थोड़ा दूध देती है। बैल कृषि एवं भारवाही कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। भारत में अभी भी 70 से 80% किसान कृषि कार्यों के लिए बैलों पर ही निर्भर रहते हैं। विदेशी गायों की प्रमुख नस्लें भारतीय देशी नस्लों की गायों का दुग्ध उत्पादन विदेशी नस्लों की गायों की अपेक्षा कम है। इसलिए देशी गायों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए संकर प्रजनन हेतु कुछ विदेशी नस्लों का प्रयोग किया जा रहा है। जो विदेशी नस्लें भारत में मुख्यतः दुग्ध उत्पादन में प्रयोग की गई है, उनका विवरण निम्न है। 3.2.1.13 होल्स्टीन फ्रिजियन मूल स्थान इस नस्ल की गायों का मूल स्थान हॉलैंड है। लक्षण इनका रंग सफेद व काला धब्बेदार होता है। सफेद रंग के काले धब्बे से लेकर पूरे काले रंग की गाय भी पाई जाती है। इस नस्ल के पशुओं की पूंछ का निचला हिस्सा हमेशा सफेद होता है। शरीर बड़ा होता है व इन पशुओं में चारे खाने की क्षमता अधिक होती है। इनका सिर बड़ा, पतला व सीधा होता है। गाय सामान्यतः शांत स्वभाव की होती है, परंतु सांड चुलबुले तेज तर्रार स्वभाव वाले होते हैं। इस नस्ल के पशुओं का औसतन शारीरिक भार गायों में 700 किलोग्राम तथा सांडों में 1000 किलोग्राम तक होता है। इस नस्ल के पशु में कुकुद हम्प नहीं होता है। इस नस्ल के गायों का प्रति व्यात औसतन दुग्ध उत्पादन 7000 लीटर तक पाया गया है। दूध में वसा का प्रतिशत 3-5% तक होता है। इस जाति के सांडों का प्रयोग देशी गायों में संकर प्रजनन हेतु देश के सभी हिस्सों में किया जाता है। इस नस्ल की उत्तम गायों का अधिकतम दुग्ध उत्पादन 25,300 किलोग्राम तक 365 दिन के दुग्ध स्रवण काल में दर्ज किया गया है। 3.2.1.14 ब्राउन स्विस मूल स्थान यह नस्ल मुख्यतः स्विट्जरलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित की गई है, जो कि धीरे धीरे विश्व के करीब सभी देशों में फैली हुई है। लक्षण विश्व भर में होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल के बाद इसका दूसरा स्थान है। यह नस्ल दूध, मांस व भार वाहन के लिए प्रसिद्ध है। इस नस्ल के पशुओं का रंग गाढ़ा भूरा होता है, परंतु हल्के से भूरे रंग के पशु भी इस जाति में पाए जाते हैं। इनका रंग पूरे शरीर में लगभग एक जैसा ही होता है, परंतु कभी-कभी अयन तथा घुटने के नीचे टांगें सफेद होती है। सींग मध्यम तथा सीधे ऊपर की ओर तक थोड़े से बाहर की ओर निकले रहते हैं। नर पशु का शारीरिक भार 1000 से 1200 किग्रा तथा मादा का 650 से 700 किग्रा का होता है। गायों का औसतन दुग्ध उत्पादन लगभग 4000 किलोग्राम होता है। इस नस्ल के पशु अत्यंत सीधे होते हैं।
इस नस्ल की उत्तम गायों का अधिकतम उत्पादन 14,024 किलोग्राम तक दर्ज किया गया है। इसमें वसा का प्रतिशत 3.54 होता है। इस नस्ल के साड़ों का प्रयोग संकर प्रजनन हेतु देश के सभी भागों में किया गया है, परंतु जहां पर चारादाना सामान्य मात्रा में उपलब्ध है उन क्षेत्रों में इस नस्ल का प्रयोग लाभकारी होता है। 3.2.1.15 ग्रेफ मूल स्थान। इस नस्ल का मूल स्थान मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन का जर्सी द्वीप माना गया है। लक्षण: दुधारू नस्ल के रूप में यह विश्व की छोटी काठी की प्रसिद्ध नस्ल है। होल्स्टीन फ्रिजियन, ब्राउन स्विस नस्लों की तरह यह भी दुधारू नस्ल के रूप में विश्व के सभी देशों में फैली हुई है। इस नस्ल के पशुओं का रंग हल्का लाल, काला व सफेद धब्बेदार भी होता है। पूंछ का निचला हिस्सा काला एवं सफेद होता है। थूथन काली होती है। पीठ सीधी तथा पुट्ठे चौड़े इस नस्ल की मुख्य पहचान है। इस नस्ल की गाय सीधी व शांत स्वभाव की होती है, परंतु सांड कभी कभी तेज तर्रार स्वभाव के भी होते हैं। इस नस्ल के नर का भार 500 से 700 किग्रा व गायों का भार 300 से 450 किग्रा तक होता है। इनका प्रति व्यात दुग्ध उत्पादन 5,000 से 6,000 लीटर है। इस जाति की गायों में भी कुकुद नहीं होता है। इस नस्ल की उत्तम गायों का अधिकतम दुग्धोत्पादन 11,381 किलोग्राम तक दर्ज किया गया है तथा इन गायों के दूध में वसा का औसतन प्रतिशत 5.30 तक होता है। इस नस्ल में साड़ों का प्रयोग संकर प्रजनन हेतु देश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी व लाभदायक सिद्ध हुआ है। 3.2.1.16 संकर गाय। भारत में किसान मुख्यतः देशी नस्ल की गायों को ही पालते चले आ रहे हैं, जो कि कम दूध देती है और उनसे उतना लाभ नहीं हो पाता जितना कि एक अच्छे पशु के पालने पर प्राप्त किया जा सकता है। परंतु देशी गायों में कुछ मुख्य लक्षण जैसे बीमारियों के प्रति लड़ने वाली क्षमता रखने वाले गुण, विपरीत जलवायु को सहन करने वाले गुण होते हैं। ये पशु खेती से बचे हुए अवशेष आदि पर भी अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसके विपरीत विदेशी जातियों के पशु अच्छा दाना, चारा, बीमारियों पर नियंत्रण प्रबंध व्यवस्था व अच्छी जलवायु में देशी पशुओं की अपेक्षा कई गुना दूध देते हैं। साथ ही साथ विदेशी बछिया देशी गाय की तुलना में शीघ्र ही परिपक्व हो जाती है तथा 2.5 से 3 वर्ष की आयु में पहली बार बच्चा दे देती है व फिर लगातार प्रतिवर्ष बच्चा देती रहती हैं, जबकि देशी गाय की बछिया 3.54 वर्ष की आयु में पहली बार बच्चा देती है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए विदेशी नस्ल के साड़ों से देशी नस्ल की गायों का प्रजनन किया गया, जिससे दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अनुसंधानों से पता चला है कि संकर प्रजनन में देशी व विदेशी रक्त 50% रखना सबसे उत्तम है, परंतु विदेशी रक्त का प्रतिशत 62.5 से ऊपर होने पर संकर प्रजनन के जो बच्चे पैदा हुए उनके दूध उत्पादन में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई व उनमें बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता में कम हुई। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जिन क्षेत्रों में हरा चारा, उचित प्रबंध व्यवस्था, पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी उन क्षेत्रों में होल्स्टीन फ्रिजियन के साड़ों के वीर्य से संकर प्रजनन करने पर नस्ल के पशुओं में दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अतः इन क्षेत्रों के लिए होल्स्टीन फ्रिजियन से संकर प्रजनन को मान्यता दी गई। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में उपरोक्त साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है वहां पर ब्राउन स्विस के वीर्य को प्रजनन से संकर प्रजनन को मान्यता दी गई। पहाड़ी क्षेत्रों पर जहां पर छोटे शरीर आकार वाले पशु उपलब्ध है वहां पर जर्सी सांडों के वीर्य से संकर प्रजनन को मान्यता दी गई। 3 फरवरी 2002 भैंसों की नस्लें। विश्व में 2 प्रकार की भैंसें पाई जाती है। 1 दलदली भैंस, 2 जल भैंस। दलदली भैंस मुख्यतः बोझा ढोने के काम आती है तथा यह फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया,
कंबोडिया, म्यांमार तथा चीन इत्यादि देशों में पाई जाती है। जल भैंसें भारत, पाकिस्तान तथा अरब देशों में पाई जाती है। भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में कम मीठा, अधिक गाढ़ा तथा ज्यादा चिकनाईदार होता है, इसलिए भैंसें प्रायः दूध व घी उत्पादन हेतु पाली जाती है। नर भैंसों का प्रयोग बोझा ढोने हेतु होता है। भैंसों का स्वभाव सीधा होता है, आठ बोझा ढोने व कृषि कार्य में देश के सभी गांवों व कस्बों में इनका उपयोग होता है। हमारे देश में दुधारू भैंसों की मुख्यतः 7 नस्लें पाई जाती है। इनका विवरण निम्न है: 1 मुर्राह, 5 मेहसाना, 2 भदावरी, 3 नीली रावी, 4 सूरती, 6 जाफराबादी, 7 नागपुरी, 3.2.2.1 मुर्राह। मूल स्थान: इस नस्ल का मूल स्थान मुख्यतः हरियाणा राज्य के रोहतक, हिसार, करनाल व गुड़गांव जिले हैं, परंतु इस नस्ल के पशु पंजाब, दिल्ली तथा उप्र के पश्चिमी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। देश के अन्य भागों में भी मुर्राह नस्ल के सांडों को नस्ल सुधार के कार्यक्रम में प्रयोग में लाया जाता है। लक्षण: छल्लेदार मुड़े हुए छोटे सींग, लंबी पूंछ, बड़ा शरीर, विकसित अयन, चौड़े नितंब, ढलवा पुट्ठे इस नस्ल की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस नस्ल के पशुओं का रंग गहरा काला होता है तथा पूंछ व माथे पर सफेद धब्बे भी इस नस्ल की पहचान है। भैंस का औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन 6 से 7 लीटर तक होता है। इन पशुओं का 300 दिन के व्यात में औसत दुग्ध उत्पादन 1500 से 2000 लीटर तक होता है, परंतु इस नस्ल के उत्तम पशु का उच्चतम दुग्ध स्रवण काल का औसत दुग्ध उत्पादन 4000 से 4500 लीटर तक देखा गया है। 3.2.2.2 भदावरी। मूल स्थान: इस नस्ल का मूल स्थान उप्र में इटावा तथा आगरा जनपद है। इसके अतिरिक्त इस नस्ल के पशु मध्य भारत के अन्य कई स्थानों पर भी पाए जाते हैं। लक्षण: इस नस्ल की भैंसों का सिर छोटा व सींगों के बीच में उभरा हुआ, रंग तांबे जैसा, पैर छोटे व बलिष्ठ, काले खुर, सींग चपटे, ठोस व मध्यम मोटाई के तथा पीठ के तरफ मुड़कर ऊपर उठे हुए, आंखें बड़ी बड़ी चमकदार, गर्दन पतली, कान मध्यम व लटके हुए तथा अयन छोटा होता है जिस पर दुग्ध शिराएं उभरी होती है। इनका प्रतिदिन औसतन दुग्ध उत्पादन लगभग 3.6 किलोग्राम होता है। यह भैंसें कम दूध देती है, परंतु दूध में वसा 13% तक पाई जाती है। अधिक घी उत्पादन की दृष्टि से भदावरी भैंस दुनिया में सबसे उत्तम है। इस नस्ल के शुद्ध पशु मुख्यतः उत्तर प्रदेश के राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र इटावा, झांसी तथा मथुरा में पाए जाते हैं। 3.2.2.3 नीली रावी। इस नस्ल का मूल स्थान सतलुज घाटी, पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर जनपद। लक्षण: इस नस्ल का नीली नाम सतलुज नदी के नीले रंग के कारण तथा रावी नाम रावी घाटी इनका मूल स्थान होने के कारण पड़ा है। सामान्यतः इस नस्ल के पशुओं का रंग काला होता है, परंतु शरीर के 5 स्थानों अर्थात ललाट, आँखों की गोलाई, पैरों के अंतिम भागों, थूथन और पूंछ के गुच्छे पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। नथुने चौड़े, आँख बड़ी तथा चमकीली होती है। सींग छोटे छोटे मुड़े हुए होते हैं। अयन पूर्ण विकसित, लंबे थन तथा दुग्ध शिराएं विकसित होती है। भैंस दुधारू होती है व एक व्यात में औसतन 1600 किलोग्राम दूध देती है। 3.2.2.4 जाफराबादी। मूल स्थान: गुजरात के कच्छ, जूनागढ़ एवं जामनगर जनपद इस नस्ल के मूल स्थान है। कठियावाड़, सौराष्ट्र के गिर वनों विशेषकर जाफराबाद में यह पशु पाए जाते हैं। लक्षण: पशु भारी बदन वाले होते हैं जो बहुत अधिक चारा खाते हैं। इनका रंग काला होता है। मुर्राह की अपेक्षा सिर व गर्दन भारी होती है। इस नस्ल के सींग भारी जो गर्दन की ओर झुके हुए होते हैं और ऊपर के भाग में कुंडली बनाते हैं। अयन बड़ा व पूर्ण विकसित होता है। दूध उत्पादन भी अच्छा होता है।
अच्छी मादा 1800 से 2700 किग्रा प्रति व्यात दूध देती है। दूध में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण घी बनाने के लिए इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। भारी जुताई और गाड़ी चलाने जैसे परिश्रमिक कार्यों के लिए इनको बैलों का प्रयोग किया जाता है। 3.2.2.5 सूरती मूल स्थान। इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात का बड़ौदा, आनंद, नाडियाड और कैरा है। लक्षण। सूरती भैंस देखने में सुंदर, रंग साधारणतः काला अथवा भूरा होता है। शरीर मध्यम आकार का सुव्यवस्थित होता है। सींग मध्यम लंबाई के चपटे तथा हंसिए के आकार के होते हैं। पूंछ सफेद गुच्छेयुक्त व लंबी होती है। यह पशु मुख्यतः दुग्ध उत्पादन के लिए पाले जाते हैं। इस नस्ल का दुग्ध उत्पादन 1857 किलोग्राम प्रति व्यात है, जिसमें वसा का प्रतिशत 7.5 पाया जाता है। सूरती नस्ल के बैल हल्के कार्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। 3.2.2.6 महसाना। मूल स्थान गुजरात के महसाना, सावरकांठा और बनासकांठा जनपद इस नस्ल के मूल स्थान हैं। लक्षण। यह भैंस मुर्राह तथा सूरती नस्ल के संकरण से उत्पन्न हुई है। इस नस्ल के पशुओं का रंग स्याह काला होता है। मुर्राह की अपेक्षा इस नस्ल के पशु लंबे होते हैं। टांगे हल्की तथा लंबी व सिर भारी होता है। मुर्राह नस्ल की अपेक्षा सींग किनारे पर मुड़े हुए परंतु लंबे होते हैं। अयन पूर्ण विकसित व भलीभांति शरीर से लगा रहता है। थनों का आकार कुछ छोटा होता है। यद्यपि चलने फिरने में मंद परंतु बैल भारी कार्य के लिए अच्छे होते हैं। दुग्ध उत्पादन क्षमता 1350 से 1800 किलोग्राम तक पाई गई है। 3.2.2.7 नागपुरी। मूल स्थान महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और अमरावती जनपद इस नस्ल के उद्गम स्थान है। लक्षण। इनके शरीर व त्वचा का रंग काला होता है। चेहरा लंबा व पतला होता है। गर्दन लंबी, पैर हल्के व पूंछ टखनों के थोड़े नीचे तक पहुंचती है। इनके सींग लंबे आधार पर चपटे गर्दन के दोनों ओर घूमकर पीछे की ओर कंधों तक जाते हैं। पैर पतले व लंबा गठीला धड़ होता है। इस संदर्भ में यह नस्ल सूरती नस्ल से मिलती जुलती है। अयन बहुत स्पष्ट नहीं होता है, परंतु दूध शिराएं स्पष्ट होती है। इस नस्ल के बैल मंदगति से चलते हैं, परंतु भार वाहन के लिए उपयुक्त होते हैं। भैंसों की औसत उत्पादन क्षमता 5.00 से 7.00 किलोग्राम प्रतिदिन पाई गई है। 3.2.3 डेयरी बकरियों की नस्लें। भारत में बकरी की 20 चिन्हित नस्लें पाई जाती हैं। इनका उपयोग दूध, मांस, बाल एवं खाल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अन्य पशुओं की तुलना में बकरी की वृद्धि दर काफी अधिक 2.43% वार्षिक है। विभिन्न जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली भारतीय नस्लें शरीर के आकार, प्रकार एवं गठन में काफी भिन्न है। उदाहरण के तौर पर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियां कद में छोटी व चुस्त गठन की होती है, परंतु बहुप्रसवता गुण के कारण प्रति बकरी एक से अधिक बच्चा देती है, जिससे इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में मांस का उत्पादन होता है। भारत की विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। उत्तरी ठंडा क्षेत्र गद्दी, चियांगथांगी, चीगू। उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र सिरोही, मारवाड़ी बीटल, जखराना, बर्बरी, जमुनापरी, महसाना, गोहिलवादी, जालाबादी, कच्छी, सूरती। दक्षिणी क्षेत्र सांगमनेरी, उस्मानाबादी, कनाई अडू, मालाबारी। पूर्वोत्तर क्षेत्र गंजाम, बंगाल। भारत की बकरियों की जो नस्लें दुग्ध उत्पादन में अच्छी मानी जाती है, उनका वर्णन निम्न प्रकार है। 3.2.3.1 सिरोही। यह नस्ल राजस्थान के सिरोही जिले में प्रमुखता से पाई जाती है। यह गठीले आकार की मध्यम ऊंचाई वाली बकरी है।
इनका रंग भूरा होता है। कभी कभी इस पर हल्के व गहरे रंग के भूरे धब्बे भी पाए जाते हैं। इस नस्ल में गले के नीचे कलंगी मांसल भाग होती है, जिससे इस नस्ल की पहचान की जाती है। इनके कान पत्ती की तरह चपटे तथा नीचे की ओर झुके रहते हैं। इनके सींग छोटे, घुमावदार व ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनके वयस्क नर व मादा का शरीर भार क्रमशः 50 एवं 32 किलोग्राम होता है। यह नस्ल दूध व मांस हेतु पाली जाती है। शुष्क जलवायु में ये बकरियां अच्छा उत्पादन करती है। 194 दिन के दुग्धकाल में ये 114 किलोग्राम दूध देती है। 3.2.3.2 मारवाड़ी यह नस्ल राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। यह मध्यम आकार की लंबे काले बालों से ढकी होती है, जो मरुस्थलीय जलवायु में भी खूब पनपती है। इसका रंग काला, कान चपटे, मध्यम आकार के तथा नीचे की ओर लटके रहते हैं। इनके सींग छोटे, नुकीले तथा पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इनके वयस्क नर एवं मादा का भार क्रमशः 33 व 25 किलोग्राम होता है। यह बहुकाजीय नस्ल है जो दूध, मांस व बालों के लिए पाली जाती है। ये बकरियां 197 दिनों के दुग्धकाल में 101 किलोग्राम तक दूध देती है तथा वर्ष भर में इनका औसतन वजन 16 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। 3.2.3.3 बीटल यह नस्ल पंजाब के अमृतसर, गुरुदासपुर तथा फिरोजपुर जिलों में पाई जाती है। इनके शरीर का रंग भूरा या सफेद धब्बेदार होता है। इनके कान लंबे तथा नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। इनके वयस्क नर व मादा का शरीर भार क्रमशः 75 व 45 किलोग्राम होता है। यह बकरी दूध उत्पादन हेतु अच्छी मानी जाती है, किंतु इससे मांस भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। ये बकरियां 182 दिनों के दुग्धकाल में 173 किलोग्राम तक दूध देती है तथा वर्ष भर में इनका औसतन शरीर भार 22 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। 3.2.3.4 जखराना इस नस्ल की बकरियां राजस्थान के अलवर जिले की बहरोर तहसील तक ही सीमित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इनकी संख्या काफी कम है। ये आकार में बड़ी तथा काले रंग की होती है। इनके मुंह व कानों पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इनका सिर संकरा व उठा हुआ होता है तथा कान चपटे व मध्यम आकार के होते हैं। इनके वयस्क नर एवं मादा का शरीर भार क्रमशः 51 एवं 44 किलोग्राम होता है। यह एक दुकाजी नस्ल है। ये 115 दिनों के दुग्धकाल में 121 किलोग्राम तक दूध देती है तथा वर्ष भर में इनका औसतन शरीर भार 18 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। 3.2.3.5 बारबरी यह नस्ल उत्तर प्रदेश के एटा, आगरा, अलीगढ़ व मथुरा जिलों में पाई जाती है। ये आकार में मध्यम व भूरे, सफेद धब्बों सहित सफेद रंग की होती है। इनके कान छोटे, नुकीले तथा ऊपर की ओर ढके हुए होते हैं। इनके सींग मध्यम तथा आगे या पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इनके वयस्क नर एवं मादा का शरीर भार क्रमशः 37 एवं 22 किलोग्राम होता है। यह बकरी की एक दुकाजी नस्ल है तथा इसको बांधकर भी सफलतापूर्वक पाला जा सकता है। ये बकरियां 152 दिनों के दुग्धकाल में औसतन 95 किलोग्राम तक दूध देती है तथा वर्ष भर में इनका शरीर भार 18 किलोग्राम पहुंच जाता है। ये बकरियां भिन्न जलवायु क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक पाली जा सकती है। 3.2.3.7 सूरती यह नस्ल गुजरात प्रदेश के सूरत तथा बड़ौदा जिलों में बहुतायत से मिलती है। यह भी मध्यम आकार की होती है तथा रंग सफेद होता है। इनके अयन खूब विकसित तथा थन शंक्वाकार होते हैं।
इनके कान मध्यम आकार के व नीचे लटके रहते हैं। सींग छोटे व पीछे की ओर मुड़े हुए रहते हैं। नर व मादा का शरीर भार क्रमशः 32 एवं 29 किलोग्राम होता है। यह नस्ल दुग्ध उत्पादन हेतु अच्छी मानी जाती है। यह बकरी की एक दुधारू नस्ल है। 3.2.4 अन्य दुग्ध उत्पादक प्रजातियां। भारत में कुछ ऐसे दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर दुग्ध उत्पादन कुछ विशेष प्रकार के पशुओं जैसे याक व मिथुन से भी किया जा रहा है। संक्षिप्त में इनका वर्णन निम्न प्रकार है। 3.2.4.1 याक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा कुल संख्या करीब 40,000 है। जम्मू कश्मीर लेह क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में। भारत में याक मुख्य रूप से 4 पहाड़ी राज्यों अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। देश में इनकी में यह 4,000 से 6,000 मीं ऊंचाई पर कारगिल व सांगला, पंगी व स्पीति घाटियों में पाए जाते हैं। याक बर्फ व ठंडे स्थानों पर रहने वाली गाय के आकार प्रकार का पशु है। याक मुख्य रूप से दुग्ध, मांस उत्पादन व कृषि कार्यों के लिए पाले जाते हैं। यह पहाड़ों पर बोझा ढोने के भी काम आते हैं। एक मादा याक 180 से 270 दिन में ब्यात काल में 300 से 700 किग्रा दूध देती है। इनके दूध में वसा का प्रतिशत 6 से 8 तक होता है। नर याक खेतों में हल चलाने में अच्छा कार्य करते हैं। 3.2.4.2 मिथुन। भारत में मिथुन या गायल पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड व मणिपुर के दुर्गम इलाकों में पाए जाते हैं, जो समुद्र से 1,000 से 3,000 मीं ऊंचाई पर है। इसको पहाड़ी गाय भी कहते हैं। इनकी शारीरिक बनावट गाय से मिलती जुलती होती है, लेकिन इनमें कुकुद नहीं होता है। पूंछ काफी छोटी होती है। मिथुन मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं, लेकिन इससे थोड़ी मात्रा में दूध भी प्राप्त होता है। मिथुन 1.0 से 25 किलोग्राम प्रति दिन दूध देता है, जिसमें वसा 4 से 5% होती है। जन्म के समय इनका जन्म भार 20 से 25 किलोग्राम तथा वयस्क का भार 400 से 500 किग्रा होता है। मिथुन का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके नर को गाय से संकर प्रजनन कराया जाता है, जिसमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। 3.3 डेयरी पशु प्रजनन की विभिन्न प्रणालियां। समस्त जीवधारियों का प्रजनन नर मादा के पारस्परिक मिलन से प्रारंभ होता है। नर मादा पशु का संतान की उत्पत्ति के लिए पारस्परिक मिलन ही पशु प्रजनन कहलाता है। लेकिन इस मिलन के लिए अच्छे गुण वाले नरमादा पशुओं का चुनाव बहुत आवश्यक है, जिससे इस मिलन से प्राप्त होने वाली संतान में अच्छे गुण आ सके ताकि उत्पादन अच्छा हो व पशुपालक को भरपूर लाभ मिल सके। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं में नस्ल सुधार करके उनमें आवश्यकतानुसार आनुवंशिक गुणों का समावेश करना है, जिससे ऐसा पशु झुंड हर्ड बनाया जा सके जो कि पशुपालकों के लिए लाभकारी हो। पशु प्रजनन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। संतति या संतानों की वृद्धि दर अच्छी हो। बछिया यथाशीघ्र बच्चे पैदा करे तथा दूध उत्पन्न करने के काम आए। संतति में रोगरोधक शक्ति अधिक हो। पशु अधिक से अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन करे। पशु की दीर्घायु हो जिससे अपने जीवन काल में अधिक दूध दे सके। बैल मजबूत, चुस्त व अच्छे भारवाहक हो। प्रजनित संतति वयस्क बनकर उसका डीडॉल संबंधित नस्ल से मेल खाता हो। पशु बांझ न हो व प्रजनन क्षमता अच्छी हो। पशुओं को उन्नतिशील बनाने के लिए जो विभिन्न प्रणालियां एवं विधियां अपनाई जाती है, उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। प्राकृतिक प्रजनन, अंतः प्रजनन 1, निकट प्रजनन 2, अंतर्वंश प्रजनन, प्रजनन की प्रणालियां, कृत्रिम प्रजनन, बहिः प्रजनन 1, भिन्न संकरण 2, संकरण या संकर प्रजनन 3, क्रमोन्नति प्रजनन 4।
प्रसंस्करण प्रजनन 3.3.1 अंतः प्रजनन इनब्रीडिंग प्रजनन की वह विधि जिसमें 4 से 5 पीढ़ी तक के खून के रिश्ते के नरमादा के बीच प्रजनन कराया जाता है, अंतः प्रजनन कहलाती है। अंतः प्रजनन दो प्रकार का होता है। 3.3.1.1 निकट या संप्रजनन। इस विधि में बिल्कुल सगे संबंधियों के बीच प्रजनन कराया जाता है, जैसे सगे भाई बहन, माम बेटा, पिता पुत्री। इस विधि को तभी अपनाया जाता है जब नर व मादा बहुत ही श्रेष्ठ किस्म के हों। 3.3.1.2 अंतर्वंश प्रजनन। इस विधि में 4 से 5 पीढ़ी तक के संबंधित नरमादाओं का संगम कराया जाता है। इसमें सम प्रजनन की अपेक्षा दूर के संबंधियों का संगम कराया जाता है, जैसे चचेरे भाई बहन, बाबा पोती पोता दादी। इससे गुणों में एकरूपता की वृद्धि होती है। अंतः प्रजनन से अच्छे तथा शुद्ध पशु प्राप्त होते हैं, लेकिन लगातार अंतः प्रजनन करने से संतानों की वृद्धि दर, उत्पादन क्षमता, आयु, उत्तेजना आदि गुण विपरीत तरीके से प्रभावित होने लगते हैं। भारत वर्ष की राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीति में इस प्रजनन विधियों को संस्तुत नहीं किया गया है। 3 मार्च 2002 बाह्य प्रजनन 6 पीढ़ी के ऊपर अथवा दूर के संबंधी नर मादाओं का संगम कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। बाह्य प्रजनन का उद्देश्य श्रेष्ठ परंतु असंबंधित सांडों के गुणों को संतति में लाना है। इसमें संतति में नवीन गुणों का समावेश किया जाता है। देश की पशु प्रजनन नीति में इस प्रजनन विधि को लागू करने की संस्तुति की गई है। बाह्य प्रजनन की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। 33.2.1 भिन्न संकरण। इस विधि के अंतर्गत एक ही शुद्ध नस्ल के गैर संबंधी पशुओं के नरमादाओं का संगम कराया जाता है। संगम करने वाले पशुओं के 6 पीढ़ी तक उनकी वंशावली में कोई सम्मिलित पूर्वज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के संगम से उत्पन्न संतान को बहिःसंकर कहते हैं। इस विधि द्वारा पशुओं के उत्पादन क्षमता, जीवन शक्ति तथा वृद्धि दर इत्यादि में बढ़ोतरी होती है तथा किसी विशिष्ट नस्ल की शुद्धता भी कायम रहती है। अधिकतर डेयरी पशुओं के समूहों के लिए यह उत्तम विधि मानी जाती है। औसत से कम उत्पादन क्षमता वाले पशुओं के विकास के लिए यह विधि अच्छी मानी जाती है। 3.3.2.2 संकरण या संकर प्रजनन। 2 विभिन्न नस्लों के नरमादा पशुओं का संगम संकर प्रजनन क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। ऐसे पशुओं से उत्पन्न संतान को संकर क्रॉसब्रीड तथा इस पद्धति को संकरण कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक रूप से बाजार के लिए पशु पैदा करना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना व नई नस्ल को स्थापित करना है। भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर प्रजनन मुख्य रूप से गायों में ही अपनाया गया है। संकर पशु पैदा करने के लिए देशी गायों को विदेशी जाति के सांडों के अति हिमीकृत वीर्य से गर्भित कराया जाता है। इसके लिए मुख्यतः होल्स्टीन फ्रिजियन, जर्सी व ब्राउन स्विस विदेशी जातियों के सांडों का वीर्य प्रयोग में लाया जाता है। हमारे देश में इन जातियों के सांडों का वीर्य विभिन्न जगहों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में उपलब्ध होता है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस प्रकार देशी नस्ल की गाय का विदेशी नस्ल के सांड के वीर्य से संकरण कराकर जो बछिया व बछड़े पैदा होते हैं वह संकर पशु कहलाते हैं। भारत में गो पशुओं के अलावा भेड़, बकरी व सुअरों के विकास के लिए भी संकरण का कार्य व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। देश में गायों की उन्नति के लिए संकरण का कार्य बहुत उच्च स्तर पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विदेशी तथा देशी नस्लों के संगम से एक ऐसी उत्कृष्ट नस्ल तैयार करना है जो देशी की अपेक्षा 3 से 4 गुना अधिक दूध दे तथा भारतीय वातावरण के प्रति सहनशील हो। संकरण से उत्पन्न संकर पशुओं को जब उच्च श्रेणी की नस्ल वाले सांड से संगम कराया जाता है तो उसे अग्र संकरण कहते हैं, और जब निम्न श्रेणी की नस्ल वाले सांड से संगम कराया जाता है तो उसे पश्च संकरण कहते हैं।
संकरण द्वारा लगातार उन्नति करने के लिए निम्न 3 विधियां अपनाई जाती है। निर्यक संकरण। इस विधि में 2 विभिन्न नस्लों के नर तथा मादाओं को एकांतर एक एक करके रूप से संगम कराया जाता है। इसके फलस्वरूप पैदा हुए मादा बच्चों में लगभग 2/3 रक्त अपने तत्कालीन पिता से तथा 1/3 दूसरी प्रयोग हुई नस्ल से आता है। त्रिसंकरण। इस विधि से संकरण के लिए 3 नस्लों का प्रयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है उसमें 50% गुण तात्कालिक पिता की नस्ल के तथा 25 से 25% अन्य 2 नस्लों के होते हैं। इस विधि का प्रयोग 3 नस्लों के श्रेष्ठ गुणों का उपयोग करने के लिए या तीनों के मिश्रण से नई नस्ल तैयार करने के लिए किया जाता है। चतुः संकरण। त्रिसंकरण की तरह इस विधि में 3 के बजाय 4 नस्लों के संगम से संकर पशु तैयार किए जाते हैं। भारत में कुल गौ नस्ल के पशुओं की संख्या के करीब 10% पशु संकर नस्ल है। दुग्ध उत्पादन में इनकी भागीदारी लगभग 22% है। संकर प्रजनन का कुल दुग्ध उत्पादन में देश का स्थान पूरे विश्व में प्रथम लाने में बहुत बड़ा योगदान है। संकर प्रजनन में ध्यान देने योग्य बातें। 1. संकर पशु देश के उन्हीं स्थानों में पैदा करने चाहिए जहां हरे चारे की प्रचुर उपलब्धता होती है। चिकित्सा। 2. अच्छी प्रबंध व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न पशु बीमारियों के नियंत्रण हेतु पशु उपलब्ध हो। 3. संकर पशुओं पर किए गए अनुसंधानों में यह पाया गया है कि विदेशी पशुओं के रक्त का स्तर 62.5% से अधिक बढ़ने पर उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है। 50% से अधिक रक्त वाले विदेशी पशु पैदा नहीं करने चाहिए। 4. संकरण हेतु उन्हीं गायों को प्रयोग में लाना चाहिए जो कि कम दूध 2.00 किलोग्राम प्रतिदिन देती है। 5. देश के जिन क्षेत्रों में भारतीय गौजातियां विकसित है उन क्षेत्रों में संकरण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। इन क्षेत्रों में गायों का प्रजनन निजी जाति के साड़ों द्वारा ही कराना उचित रहता है। भारत में संकर प्रजनन से जो नस्लें तैयार की गई है उसमें मुख्य रूप से करन स्विस, करन फ्रिस, फ्रीजमवाल, सुनंदनी आदि प्रमुख है। 3 मार्च 2003 क्रमोन्नति प्रजनन में किसी निश्चित नस्ल के सारों का अज्ञात कुल अशुद्ध नस्लों की मादाओं और उनकी संतानों से पीढ़ी दर पीढ़ी संगम कराया जाता है। इसके फलस्वरूप 6 से 7 पीढ़ियों में अशुद्ध पशुओं की संतानें शुद्ध नस्ल की संतानों जैसी हो जाती है। इस विधि से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी की संतान में 50% शुद्धता, दूसरी में 75% तथा 6 से 7 पीढ़ियों में लगभग शुद्ध नस्ल तैयार हो जाती है। 3 मार्च 2004 प्रसंस्करण प्रजनन। इस पद्धति में विभिन्न जाति अथवा वंश के नरमादाओं का संगम कराया जाता है। इस प्रकार से उत्पन्न संतान हाइब्रिड या संकर कहलाती है। जैसे गधा एक्स घोड़ी खच्चर। खच्चर अपने माता पिता दोनों से भिन्न होता है। यह घोड़ी से शक्ति, चाल, आकार तथा गधे से सुदृढ़ता, न चौंकने की शक्ति, खुरों की संख्या, कष्ट सहनशीलता, थोड़ा खाकर जीवित रहना एवं भारवाही गुण आदि ग्रहण करता है। खच्चर हमेशा बांझ होते हैं। जब मादा गधी को घोड़ा से संगम कराया जाता है तो उसे खच्चर न कहकर हिनी या अश्वगर्द भी कहा जाता है। घोड़ी एक्स गधी हिनी खच्चर से घटिया होती है और यह भी बांझ होती है। 3.4 संतति परीक्षण। वर्ण की इस विधि में साड़ का चुनाव उसकी संतति या संतानों की क्षमता के आधार पर किया जाता है। संतति परीक्षण साड़ों के वर्ण का सबसे उपयोगी आधार है। संतति परीक्षण वंशावली वर्ण का ही एक विशेष रूप है। इस विधि से साड़ संतति की उत्कृष्टता या अच्छाई के आधार पर ही चुने जाते हैं। पशुओं के छोटे छोटे झुंडों में प्रभावशाली संतति परीक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकता है। सफल संतति परीक्षण में एक साड़ से कम 50 मादाओं का सफल संगम कराया जाता है तथा उससे तैयार या जन्मी कम से कम 10 गायों का अभिलेख तैयार किया जाता है।
इस प्रकार से करीब 10 साड़ों से जन्मी गायों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तथा 10 साड़ों में से 2 साड़ों को उनकी संतति उत्कृष्टता के आधार पर चुना जाता है। किसी भी साड़ को प्रमाणित करने में समय अधिक लगता है तथा लागत अत्यधिक होती है, परंतु कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यह कार्य आसानी व कम समय तथा खर्च में किया जा रहा है। जो विशेषक या गुण जैसे दुग्ध उत्पादन आदि साड़ द्वारा प्रदर्शित नहीं किए जाते, उनके लिए संतानों की उत्पादन क्षमता के आधार पर संतति सूचकांक तैयार किए जाते हैं। संतति परीक्षण के लाभ। 1, इसमें साड़ों में लिंग सीमित विशेषकों जैसे दुग्ध उत्पादन आदि के लिए वर्ण किया जा सकता है। 2, अनेक संतति के उत्पादन अभिलेख तैयार हो जाते हैं। 3, कम वंशाक्तित्व वाले विशेषकों के लिए सबसे उत्तम है। हानियां। 1, डेयरी पशुओं में लंबा पीढ़ी अंतराल होने के कारण समय बहुत अधिक लगता है। 2, ज्यादा संतति की आवश्यकता होती है। 3, इस विधि में धन की अधिक आवश्यकता होती है। संतति परीक्षण को अभिव्यक्त करने की निम्न 2 विधियां हैं। 3.4.1 संतति औसत संतति परीक्षण की यह सबसे सरल विधि है। इस विधि द्वारा वह सांड चुना जाता है जिसकी संतानों की औसत उत्पादन क्षमता अधिकतम होती है। इस विधि में उन मादाओं के गुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे सांड का संगम कराया जाता है। आठ सांड से उत्पन्न संतानों की उत्पादन क्षमता का औसत लेते हैं। 3.4.2 पुत्री प्रजननी तुलना। अनेक प्रजनक सांडों के मूल्यांकन में पुत्री प्रजननी को वरीयता देते हैं, अर्थात सांड से उत्पन्न संतानों व उनकी मां के दूध उत्पादन का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यह अंतर समूह प्रबंध के परिवर्तनों से स्पष्ट रूप से प्रभावित हो जाता है। गांवों में पशुपालक संतति परीक्षण की विधि से सांडों का चुनाव सदियों से करते चले आ रहे हैं, अर्थात जिस सांड की संतानों की उत्पादन क्षमता अच्छी होती है उस सांड को आगे भी प्रजनन के लिए प्रयोग में लाते हैं, व जिस सांड की संतानों की उत्पादन क्षमता अच्छी नहीं है उसका प्रजनन फिर अन्य गायों से नहीं कराते हैं। एक अच्छे सांड के चुनाव के लिए यह सबसे उत्तम विधि है। 3.5 डेयरी पशुओं के आर्थिक गुण बटा विशेषक लक्षण। विभिन्न प्रकार के पशुओं में वर्ण का मुख्य उद्देश्य उनके आर्थिक गुणों में उन्नति करना है। डेयरी पशुओं में जिन मुख्य आर्थिक गुणों या विशेषकों को वर्ण के समय महत्व दिया जाता है, इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार है। वृद्धि विशेषक, जन्म के समय भार, विभिन्न आयु पर भार, प्रजनन विशेषक, यौवनारंभ पर आयु, प्रति प्रथम व्यात पर आयु, गर्भधारण दर, मध्यचक्र, गर्भावधि, प्रसव व अगले मध्यचक्र के बीच का समय, ब्याने से गर्भधारण के बीच का समय, व्यात अंतर, उत्पादन विशेषक, प्रति व्यात दूध, दुग्ध श्रवण काल, अधिकतम दुग्ध उत्पादन, दीर्घकाल, शुष्क काल, जीवन काल, उत्पादकता। 3.5.1 वृद्धि विशेषक, शरीर भार व वृद्धि गुण पशुओं की शारीरिक क्षमता व विकास दर को दर्शाते हैं। पशु का सुडौल व पुष्ट शरीर पशु की अच्छी उत्पादन क्षमता का प्रतीक माना जाता है। मुख्य पशु भार व वृद्धि विशेषकों का वर्णन निम्न है। 3.5.1.1 जन्म के समय भार। यदि बच्चे का जन्म के समय अच्छा भार है तो प्रायः भविष्य में भी अच्छा भार रहता है। जन्म के समय गाय के बच्चे का औसत भार 22 किलोग्राम व भैंस के बच्चे का 32 किलोग्राम होता है। 3.5.1.2 विभिन्न आयु पर भार। पशु का विभिन्न आयु पर भार जन्म के समय भार पशु की नस्ल, खानपान व वातावरण पर निर्भर करता है। गायों में 3 महीने पर 52 किलोग्राम, 6 महीने पर 85 किलोग्राम, 1 वर्ष पर 160 किलोग्राम, 2 वर्ष पर 250 किलोग्राम व प्रथम व्यात पर 300 किलोग्राम भार प्रायः होता है। भैंसों में 3 महीने पर 70 किलोग्राम,
6 महीने पर 120 किलोग्राम, 1 वर्ष पर 185 किलोग्राम, 2 वर्ष पर 280 किलोग्राम व प्रथम व्यात पर 450 किलोग्राम औसतन शरीर भार होता है। 3 मई 2002 प्रजनन विशेषक। वैसे तो प्रजनन गुण विशेषक बहुत से है, पर इसमें मुख्य रूप से प्रथम व्यात पर आयु व 2 व्यात के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य प्रजनन विशेषकों का वर्णन निम्नलिखित है। 3.5.2.1 यौवनारंभ पर आयु। गायों में यौवनारंभ पर औसतन आयु 40 महीने व भैंसों में 48 महीने है। यह आयु मुख्य रूप से पशु की नस्ल, चारा दाना खिलाई पिलाई व वातावरण की परिस्थितियों पर काफी हद तक निर्भर रहता है। संकर नस्ल की गायों में यह आयु 30 से 32 महीने होती है। यौवनारंभ पर पशु की आयु कम होने का अर्थ पशु से जल्दी दुग्ध उत्पादन शुरू होने का संकेत है। 3.5.2.2 प्रथम व्यात पर आयु। गायों की प्रथम व्यात पर औसत आयु 51 महीने व भैंसों की 56 महीने है। प्रथम व्यात पर आयु पशु की नस्ल, खानपान की व्यवस्था आदि पर निर्भर करती है। गायों व भैंसों की प्रथम व्यात पर 36 से 42 महीने की आयु आदर्श मानी जाती है। 3.5.2.3 मध्य चक्र। पशुओं में 2 गर्मियों हीट के बीच के समय को मध्य चक्र कहते हैं। गायों व भैंसों में मध्य चक्र 21 दिन का होता है। अर्थात एक बार पशु गर्मी में आने के बाद पुनः 21 दिन बाद गर्मी में आता है। 3.5.2.4 गर्भावधि। पशु के गाभिन होने से ब्याने तक के बीच के समय को गर्भावधि कहते हैं। गायों में औसतन गर्भावधि 285 दिन व भैंसों की 310 दिन है। 3.4.2.5 ब्याने से लेकर अगले गर्भधारण के बीच का समय। गायों में ब्याने व अगले गर्भधारण के बीच का औसतन समय 230 दिन व भैंसों में 250 दिन है। यह समय जितना ही कम हो उतना ही पशु अच्छा रहता है तथा 2 व्यातों के अंतर को भी प्रभावित करता है। पशु के ब्याने के बाद 60 दिन से पहले गर्भधारण नहीं कराना चाहिए। 3.5.2.6 व्यात अंतर। 2 व्यातों के बीच के समय को व्यात अंतर कहते हैं। गायों में औसतन व्यात अंतर 15 महीने व भैंसों में 16 से 17 महीने माना जाता है। डेयरी पशुओं में यह व्यात अंतर अगर 1 वर्ष रहता है तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। आत्ववरण करते समय कम व्यात अंतरों वाले पशुओं को महत्व दिया जाता है। 3 मई 2003 उत्पादन विशेषक। उत्पादन विशेषक में वह विशेषक आते हैं जो पशु के दुग्ध उत्पादन से सीधा संबंध रखते हैं, जैसे कुल दुग्ध उत्पादन प्रति व्यात, व्यात की लंबाई दिनों में आदि। मुख्य उत्पादन विशेषकों का वर्णन निम्न प्रकार है। 3.5.3.1 प्रति व्यात दूध। भारत में गायों का प्रति व्यात औसतन दुग्ध उत्पादन 1015 किग्रा है। अच्छी नस्लें जैसे साहीवाल, थारपारकर, गिर आदि 2000 से 2500 लीटर प्रति व्यात तक दूध देती है। संकर गायों का औसत इससे भी अच्छा है। भैंसों में प्रति व्यात औसत करीब 1500 से 1800 किग्रा है। अच्छी नस्लें जैसे मुर्राह, नीली रावी आदि और भी अच्छे दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। 3.5.3.2 दुग्ध श्रवण काल। दुग्ध श्रवण काल पशुओं द्वारा दूध देना शुरू करने से लेकर दूध बंद होने तक की अवधि को कहते हैं। डेयरी पशुओं में उत्तम श्रवण काल 10 से 12 महीने का माना जाता है। दुग्ध श्रवण काल का दुग्ध उत्पादन से सीधा संबंध है। इस कारण पशुओं के वर्ण में लंबे दुग्ध श्रवण काल वाले पशुओं को महत्व दिया जाता है। भारत में गायों में औसतन दुग्ध श्रवण काल 270 दिन व भैंसों में 300 दिन है। 3.5.3.3 अधिकतम दुग्ध उत्पादन। गायों व भैंसें ब्याने के बाद औसतन 1.5 महीने में अपने उस व्यात के अधिकतम दुग्ध उत्पादन पर पहुंच जाती है। आमतौर पर पशु के जीवन का अधिकतम दुग्ध उत्पादन तीसरे या चौथे व्यात में होता है।
3.5.3.4 शुष्क काल दूध देना बंद करने से लेकर पुनः दूध देना शुरू करने तक की अवधि को शुष्क काल कहते हैं। गाय व भैंसों में कम से कम 60 दिन का शुष्क काल होना अति आवश्यक है, जिससे पशु अगले व्यात तक शारीरिक तौर पर तैयार हो जाए। शुष्क काल की अवधि अधिक लंबी होने पर दुग्ध उत्पादन कम होता है। आठ वरण के समय कम अवधि के शुष्क काल वाले पशुओं का वरण करना लाभदायक होता है। गायों में औसतन शुष्क काल करीब 150 दिन व भैंसों में 180 दिन का होता है। 4 सारांश समरी, अच्छे गुण रखने वाले नर व मादा पशुओं का चयन करके संतान की उत्पत्ति करने के लिए प्रजनन कराना पशु प्रजनन कहलाता है। हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, पर उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पशुओं के चयन के 3 आधार हैं: वैयक्तिक, वंशावली व संतति परीक्षण। इसमें से साढ़ के चुनाव के लिए संतति परीक्षण सबसे उत्तम आधार है। गायों का वंशावली के आधार पर चयन करना अच्छा रहता है। भारत में गायों की 26, भैंसों की 7 व बकरियों की 20 नस्लें हैं। इनमें से प्रत्येक 4 से 5 नस्लें अच्छे दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। गायों में संकरण प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग से दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, पर यह वहीं पर संभव है जहां पर हरे चारे दाने व पशु प्रबंधन की अच्छी सुविधाएं हैं। इसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों की छोटी छोटी गायों के लिए जर्सी नस्ल के सारों का वीर्य प्रयोग करना चाहिए तथा मैदानी भागों में होल्स्टीन का प्रयोग ठीक रहता है। क्रॉस ब्रीडिंग में विदेशी रक्त किसी कीमत पर 62.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस इकाई में पशु प्रजनन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में भी बताया गया है। हर प्रणाली का अलग अलग परिस्थिति में अपना महत्व है। पशुओं के विभिन्न आर्थिक गुणों या विशेषकों जैसे वृद्धि विशेषक व उत्पादन विशेषक के बारे में भी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। आठ पशु प्रजनन की इकाई से हमें जानकारी मिलती है कि हम अच्छे पशुओं को रखें व खासतौर पर मादाओं का प्रजनन बहुत ही उच्च कोटि के साड़ों या उनके वीर्य से कराएं, जिससे आने वाली संतान अच्छी हो जो भविष्य में अच्छा दूध दे सकें। आठ पशु प्रजनन के सही तरीके अपनाकर पशुओं की अगली संतान उच्च कोटि की पैदा करके उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।